Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. लास्ट वीडियो में हमने हमारा आधा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था यूनिट 6 का ऑफ AEC। अब आज हम पढ़ेंगे अपना वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम अलग अलग अप्रोचेस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे है, कौन कौन से वे में हम डाइवर्सिटी को अपनी वैल्यूएबल एसेट की तरह देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल के साथ साथ मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर बायोडाइवर्सिटी का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। ह्यूमंस को सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगी, डेवलपमेंट बहुत रुक जाएगा एंड कल्चरल आइडेंटिटी नहीं होगी लोगों के पास। जो वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की, उनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है इन द डिफरेंट कैटेगरीज। जो फर्स्ट कैटेगरी आती है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है, वो है इकोलॉजिकल वैल्यू। इकोलॉजिकल वैल्यू का क्या मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में और हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को इन्हांस करने में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा होता है, मेंटेन कैसे रहता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम। पहला जो है कि ये इकोलॉजिकल वैल्यू हमारा हेल्प करता है कि हमारे जो फूड चेन्स और फूड वेब्स हैं वो अच्छे से मेंटेन रहें। अब फूड चेन और फूड वेब क्या होता है? फूड चेन्स की अगर हम बात करें तो फूड चेन है कि जैसे आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि पहले ग्रास है, देन ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को कोई और खाता है, देन फिर उसके बाद कोई और खाता है। ऐसे वल्चर तक, ईगल तक हमारी फूड चेन होती थी बचपन में। तो वही फूड चेन की बात हो रही है। एंड जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होती हैं तो उसको हम फूड वेब बोलते हैं। तो जो इकोलॉजिकल वैल्यू है वो हमारा हेल्प करता है हमारी फूड चेन और हमारी फूड वेब्स को मेंटेन करने में। सेकंड जो इसमें की पॉइंट है वो है कि हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल को ये रेगुलर करता रहता है। उसकी जो भी टाइम स्लॉट है या जिस अकॉर्डिंग उसको मेंटेन रहना चाहिए वो सब देखता है हमारा इकोलॉजिकल वैल्यू। जैसे कुछ साइकिल्स हैं, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल, जो कि हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे लाइफ साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर ब्रीदिंग पर्पसेस कार्बन साइकिल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है सपोर्ट्स पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है जब हमारी जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये जो पॉलिनेशन है ये हमारे अलग अलग एजेंट्स होते हैं और पॉलिनेशन एजेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर है, वाटर है, या इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, कुछ भी है, तो वो सब हमारा पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब पॉलिनेशन अगर होगा तभी हमारे पास फ्रूट्स होंगे। हमारा जो भी प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा, वो डेवलप करेगा एंड हमें फ्रूट्स देगा। तो पॉलिनेशन के सिस्टम को ये मैनेज करके रखता है, उसको सपोर्ट करता है। अब पॉलिनेशन के एजेंट्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे बीज एंड बटरफ्लाइज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये क्लाइमेट और रेनफॉल को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें हमारी सिस्टमैटिक वे में होंगी अंडर द इकोलॉजिकल वैल्यू तो हमारा जो क्लाइमेट और रेनफॉल है वो भी हमारा बहुत अच्छे से वर्क करेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे और ड्रास्टिक हमारा जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो नहीं आएगा। उसके बाद आता है कि ये जो हमारा इकोलॉजिकल वैल्यू है ये हमारे सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब हमारी सारी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक वे में अरेंज रहेंगी, उनको कोई भी हार्म नहीं होगा और हम सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, तो हमारा सॉइल इरोजन कम होगा और वहाँ पर फ्लड के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। इकोलॉजिकल वैल्यू के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा जो फॉरेस्ट है वो क्लाइमेट को रेगुलेट करता है और हमारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में होता है उस सबको एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन भी कम होगा और उसके बाद हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हमारे होते हैं वो भी हमारे क्या होंगे, अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। वो हमारे एज अ पोल्यूटेंट एक्ट करते रहेंगे इन्वायरमेंट में, जिससे अल्टीमेटली हमें ही हार्म होगा। उसके बाद जो वेटलैंड्स हैं वो वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो स्टेगनेंट हो जाता है थोड़ा वाटर एंड जो भी वहाँ पे कंटामिनेंट्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इन दिस वे जो हमारा वेटलैंड है वो पानी को भी प्योरीफाई करते हैं। जो पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे कि बीज हो गए, वो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था पॉलिनेशन वाले पॉइंट में
कि पॉलिनेशन अगर हमारा नहीं होगा तो हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, एंड अगर पोलन ग्रेन्स ही ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो हमारा रिप्रोडक्शन नहीं होगा प्लांट्स के अंदर। उसके बाद हमारी सेकेंड वैल्यू आती है इकोनॉमिक वैल्यू। जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें हमारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज से वो हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट करता है। अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है और इनडायरेक्ट वैल्यू क्या होती है। डायरेक्ट वैल्यू में जैसे क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, हमने क्रॉप्स अपनी उगाई, हमने उसको बेचा और फिर उससे हमें पैसे मिले, वो हमारा डायरेक्ट वैल्यू हो गया। उसके बाद मेडिसिन्स, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं हमने उनको ग्रो किया, उनको अच्छे से सब कुछ उनको मेंटेन करने के बाद, उनकी कल्टीवेशन करने के बाद हमने उनको मार्केट में जाके सेल आउट करा, तो वो भी हमारा डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट वैल्यू है फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद ये काफ़ी सारे जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितने भी हमारी स्पीशीज़ हैं या कोई भी मटेरियल है वो हम एज अ रॉ मटेरियल फॉर आर मैन्युफैक्चरर्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे टिम्बर हो गया, रबर हो गया या फाइबर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इनडायरेक्ट वैल्यू की, तो इनडायरेक्ट वैल्यू मतलब कि डायरेक्टली हमें वहाँ से इनकम नहीं हो रही है, हमें इनडायरेक्ट वे में हो रही है। जैसे टूरिज़्म हो गया, टूरिज़्म से अगर कोई वहाँ पे घूमने जा रहा है तो वो दूसरे लोगों को हेल्प आउट करते हैं, उनके बिजनेसेस में हेल्प आउट करते हैं। अगर हम जाएंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी हमारी पर्सनल नेसेसिटीज़ होती हैं जो हमें वहाँ पर पूरा करने के लिए दूसरे नेटिव्स की हेल्प चाहिए होगी, वहाँ के लोकल पीपल की हेल्प चाहिए होगी, बीट होम, बीट फूड, बीट ट्रैवलिंग के लिए या कुछ भी। तो इस वे में इनडायरेक्ट वैल्यू हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद एग्रीकल्चरल सपोर्ट आता है कि जैसे पेस्ट कंट्रोल हो गया या पॉलिनेशन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भी हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो इनडायरेक्ट वैल्यू हमें प्रोवाइड करती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जो एक ड्रग होता है क्यूनाइन, जो कि चिंचोना ट्री से लिया जाता है, वो हमारा मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, तो वो इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है हमें। उसके बाद जितनी भी फिशरीज़ होती हैं या फिर फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो सब हमारे लाइवलीहुड को अफेक्ट करती हैं, हमें सपोर्ट करती हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। अब हम आगे देखते हैं। अब आती है हमारी थर्ड वैल्यू, जो है हमारी सोशल या फिर कल्चरल वैल्यू, जिसको हम बोल देते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स और हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज़, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको इन अ पर्टिकुलर रिलीजन या इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी उनको थोड़ा वर्शिप किया जाता है, उनको इम्पोर्टेंट माना जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है। तो इसी के कुछ की पॉइंट्स हैं। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को सैक्रेड माना जाता है इन द इंडियन कल्चर, जैसे मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल हमारे पास काउज़ हैं, हम काउज़ की पूजा करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सैक्रेड माना जाता है इन द इंडियन कल्चर। प्लांट्स के लिए हम तुलसी जी देखते हैं, तुलसी माता, उनको हम जल देते हैं सुबह सुबह या पूजा करते हैं, तो वो हमारे इंडियन कल्चर के लिए करते हैं। उसके बाद फेस्टिवल्स में, रिचुअल्स में या फिर हमारे फोकलोर, जो कि हमारी कॉमन कम्युनिटीज़ के कोई भी ट्रेडिशंस हैं, हम उन सबको फॉलो करने के लिए, उनकी पूजा या फिर उनके रिचुअल्स को कंप्लीट करने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो भी हमारे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने पूरे लाइफस्टाइल के लिए। वो तो हर एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट ही फॉरेस्ट के ऊपर होते हैं, उनके पास कोई और मीन्स ऑफ इनकम या मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है ही नहीं। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर वो लोग रहते हैं, फॉरेस्ट से अपनी सारी चीज़ें करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे तुलसी प्लांट, जिसको वर्शिप किया जाता है हिंदू हाउसेज में। काऊ को कंसिडर किया जाता है सैक्रेड इन इंडिया। अब आती है हमारी एथिकल या फिर मॉरल वैल्यू। ये वैल्यू हमारे प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है कि सारे लिविंग बींग्स के पास राइट है कि उनको वहाँ पर उनका राइट टू लाइफ है, कि वो लोग रह सकते हैं आराम से अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में, अपने पर्टिकुलर लोकेलिटी में। ये हमारी एथिकल और मॉरल वैल्यू हमें बताती है। ह्यूमंस को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए नेचर को अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए या अपने सेल्फिश होने की वजह से, अपने ग्रीड के लिए कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए।
उसके बाद हर एक स्पीशीज़ के पास एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि कुछ ना कुछ उनका लाइक रोल प्ले होता है, बी इट इन फूड चेन्स, फूड वेब्स, या फिर हमारा कुछ भी इन एनी वे। जैसे हमने बीज और बटरफ्लाइज का देखा था कि वो पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं, तो इसी तरीके से जो हर एक स्पीशीज़ है उसके पास कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, जिसकी वजह से या तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं या नहीं, बट दे हैव देयर वैल्यू, इसीलिए वो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं, तो हमें उनको हार्म नहीं करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम आती है एक लाइक एथिकल और मॉरल वैल्यू जो हमें बताते हैं, वो होता है सबसे बड़ा बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हर इंसान को कि वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करे और हमारे फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखे, बी इट द फ्यूचर जनरेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे टाइगर है एक एग्जांपल, क्योंकि उसका इनफैक्ट हमारे लिए कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं है, डायरेक्ट हमारा इकोनॉमिक उसमें कोई लाइक प्रॉफिट नहीं है, बट स्टिल वी आर कंजर्विंग टाइगर्स क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी के बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारी एस्थेटिक या फिर रिक्रिएशनल वैल्यू। अब एस्थेटिक लाइक ये वो एस्थेटिक की बात नहीं हो रही है जैसे हम फ़ोटोज़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एस्थेटिक का मतलब होता है कि कुछ चीज़ जो ऐसे हमें ब्यूटी को पोर्ट्रे करे या हमें पीस दे, हमें थोड़ा शांति फील हो। जैसे कुछ लोगों को माउंटेन रीजन पे जाके थोड़ा पीस मिलता है, उनको अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कोस्टल रीजन्स में जाके अच्छा लगता है, तो वो हमारी बायोडाइवर्सिटी की एस्थेटिक वैल्यू होती है, जो हमें ब्यूटी पोर्ट्रे करती है, पीस देती है, या फिर हमारे मेंटल वेलबींग को अच्छा रखती है। इसके की पॉइंट्स हैं कि नेचुरल लैंडस्केप्स जो होते हैं ना, वो हमें रिलैक्सेशन देते हैं और हमें इंस्पिरेशन देते हैं टू वर्क हार्ड और टू कंटिन्यू आवर वर्क जो हमने बीच में छोड़ दिया है ड्यू टू स्ट्रेस। इम्पॉर्टेंट होता है टूरिज़्म के लिए, जो हमने पढ़ा था कि हमारी इनडायरेक्ट वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये वाला पॉइंट हमारा एस्थेटिक या फिर रिक्रिएशनल वैल्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके एग्जांपल्स हैं जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, वहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं एंड वहाँ जाकर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड या फिर रिलैक्स्ड फील होता है। बर्ड्स को देखना या फिर ट्रैकिंग करना या फिर फ़ोटोग्राफ्स लेना, ये सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे मेंटल वेलबींग को अच्छा रखती हैं, हमें ब्यूटी को प्रेज़ करने का एक मौका देती हैं और हमें पीस में रखती हैं। उसके बाद आती है हमारी इंफॉर्मेशनल या फिर साइंटिफिक वैल्यू। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे बायोडाइवर्सिटी हमें नॉलेज या फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को आप स्टडी कर रहे हो तो उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, उससे आपको अलग अलग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि कैसे वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ वर्क करती है, कैसे उनकी नंबर, क्वांटिटी, सब चीज़ें जैसे हमने रेड लिस्ट में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें हमारी इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो यही हमारी इंफॉर्मेशनल वैल्यू होती है। ये जो हमारी इंफॉर्मेशनल वैल्यू होती है, ये एक की इसके की पॉइंट्स हैं कि ये हमें हेल्प करता है साइंटिफिक रिसर्च करने में और डिस्कवरीज़ करने में। और उसके बाद अगर हम देखें कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी का लाइक इंट्रोडक्शन हुआ है, उसकी वजह से हमारे क्रॉप्स और मेडिसिन्स का जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो ये भी हमारा तभी हो पाया है जब हमारे पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ थे ड्यू टू आवर इंफॉर्मेशनल वैल्यू। अगर हमारे पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, तो हम कुछ भी जेनेटिक डाइवर्सिटी को नहीं इन्हांस कर पाते। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को, हम न्यू न्यू मेडिसिन्स बनाने के लिए, या फिर जेनेटिक रिसर्च होती है एग्रीकल्चरल फील्ड में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है सैक्रेड ग्रोव्स और उनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सैक्रेड ग्रोव्स के जो होते हैं वो पैचेस होते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड लैंड के, जो कि लोकल कम्युनिटीज़ उनको लाइक प्रोटेक्ट करती हैं, या फिर उनके रिलीजियस बिलीव ऐसे होते हैं कि वो उनको हार्म नहीं करना चाहते हैं एंड उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज़ या फिर किसी भी हार्मफुल लाइक किसी भी वाइल्ड लाइफ को हार्म करना, हार्मफुल एक्शंस करना, वो सब ऐसे एरियाज़ में सैक्रेड ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं, यानी कि आप वहाँ पर कर ही नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको पनिशमेंट मिलेगी वहाँ पे कुछ भी ऐसा लाइक इफ़ेक्टफुल या फिर उनको हार्म करने के लिए कुछ करेंगे तो।
अब सैक्रेड ग्रुप्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है? सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। अब इसमें हम ये सोच सकते हैं कि मे बी वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ का यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट है कि उनके कल्चरल या फिर ट्रेडिशनल बिलीव्स की वजह से वो प्रिजर्व करते हैं, बट प्रिजर्व तो हो रहे हैं। दैट इज़ द मेन पॉइंट कि कंजर्वेशन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। नेचुरल रिजर्व्स की तरह वो एक्ट करते हैं किसी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। प्रोटेक्शन होता है यहाँ पे इकोसिस्टम्स का, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है ये, और हमारे बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन प्लान्स भी यहाँ पे फॉलो होते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारी इम्पोर्टेंस आती है वो है कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब कल्चरली और रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो यहाँ पर सबसे मेजर पॉइंट है कि इसी की वजह से जो सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, क्योंकि वो लोकल डेटीज़ या फिर उनके रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करना उनकी प्राइम ड्यूटी होती है, एंड वो किसी को अलाउ भी नहीं करते हैं कि वहाँ पर कटिंग हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। उसके बाद आता है कि क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये माइक्रो क्लाइमेट हमारा मेंटेन करने में हेल्प करता है, और कार्बन को जो भी स्टोर करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो अच्छे से रेगुलेट हो पाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सैक्रेड ग्रूव्स के, कि कौन कौन सी प्लेसेस पे कौन कौन से सैक्रेड ग्रूव्स हैं, कौन से ऐसे पैचेस ऑफ लैंड हैं जो कि प्रिजर्व करे जाते हैं, कंजर्व करे जाते हैं। पहला है खासी एंड जंतिया हिल्स, जो कि मेघालय में है। उसके बाद अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट्स हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला के साइड में, और कोडागू रीजन जो कि कर्नाटका में है, वो भी एक सैक्रेड ग्रूव्स है। अब यहाँ पर जो हमारा एक और जो साइट है फॉर सैक्रेड ग्रूव्स वो है मोफलांग सैक्रेड ग्रूव, जो कि मेघालय में है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए। अब कुछ थ्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या थ्रेट्स हैं, यानी कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। हमारा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का वो है हैबिटेट लॉस। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है नेचुरल हैबिटेट्स का, जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ हैं उनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इस हैबिटेट लॉस के कॉजेज़ क्या होते हैं कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होता है फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन। सेकेंड कॉज है हमारे पास कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है उसके वजह से जो नेचुरल हैबिटेट होता है, नेचुरल स्पेस होता है स्पीशीज़ के रहने के लिए, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे कि रोड्स का बनना, डैम्स का बनना या इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना। माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से भी जो हैबिटेट है उसका लॉस हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे फॉरेस्ट का क्लियर हो जाना अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, तो वहाँ पर जो भी स्पीशीज़ थी उनका हैबिटेट उनसे छीन लिया गया था। या फिर फॉरेस्ट का श्रिंक हो जाना, जैसे वेस्टर्न घाट्स में होता है। अब श्रिंक होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर पर्टिकुलर पैचेस में उनका डिस्ट्रक्शन होता है हैबिटेट का। दूसरा जो हमारे पास वो हमारा थ्रेट आता है वो है हैबिटेट डिग्रेडेशन, यानी कि पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन ना होना, बट उसका थोड़ा डैमेज हो जाना, उसकी वैल्यू लो हो जाना। तो हैबिटेट डिग्रेडेशन में जो हमारा हैबिटेट होता है वो डैमेज हो जाता है, ना कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? पोल्यूशन, ओवर ग्रेजिंग या फिर पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करना, ये सारे इसके कॉजेज़ हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि जो रिवर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है वो हमारी हार्म को हो जाती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। उसके बाद आता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंट्स का मतलब ऑलरेडी हमें पता है कि फ्रेगमेंट्स मतलब इन पीसेस। तो जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है उसका क्या मतलब है, ये कौन से टाइप का थ्रेट होता है कि यहाँ पे जो हमारे हैबिटेट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो अब स्मॉलर आइसोलेटेड पैचेस में तोड़ दिए जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या होता है ऐसे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन करने का, कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो आइसोलेटेड हो जाती हैं, यानी कि उनके पास रहने की जगह नहीं होती है, एंड वो बहुत अकेले अकेले हो जाते हैं। उसके बाद जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जाता है, उसका क्वांटिटी क्वालिटी रिड्यूस हो जाता है, और जो एक्सटेंशन का रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है कि फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है बाय कंस्ट्रक्टिंग हाईवेज़ या फिर रेलवे लाइंस।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब पोचिंग का मतलब क्या होता है कि इलीगल तरीके से हंट करना एनिमल्स को, उनको कैप्चर यानी कि पकड़ लेना या फिर उनको मार देना। ठीक है, ये सब चीज़ हमारी आती है पोचिंग में। अब इसका रीज़न क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनिमल पार्ट्स की डिमांड होती है, जैसे कि स्किन्स या फिर बोन्स, जिनकी वजह से जो लोग होते हैं वो सेल्फिश होके इलीगल हंटिंग, कैप्चरिंग या फिर किलिंग कर देते हैं एनिमल्स की। ये इलीगल ट्रेड के लिए भी यूज़ होता है कि इलीगल तरीक़ों से उनको ट्रेड किया जाता है ऑन डिफरेंट पार्ट्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हंटिंग होती है बंगाल टाइगर की, उनके स्किन या फिर बोन्स के लिए। एलिफेंट्स को मारा जाता है उनकी आइवरी यानी कि उनके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टीथ्स के लिए, जिनसे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं। पोचिंग होती है राइनोस की, उनके सींगों के लिए, हॉर्न्स के लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी बायोडाइवर्सिटी पे, कि बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ है उसका रैपिड डिक्लाइन हो जाता है उसकी पॉपुलेशन में, और ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बहुत ज़्यादा हार्म करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, कि कैसे मैन या फिर वाइल्ड लाइफ के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स तब होते हैं जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं या उनका डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में या दोनों लाइव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं कि यहाँ पे जो है ह्यूमन सेटलमेंट्स का एक्सपेंशन हो जाता है और वो फॉरेस्ट की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स, अर्बनाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। उसके बाद जो नेचुरल प्रे होता है एनिमल्स का, उसका भी लॉस हो जाता है, क्योंकि अगर लाइक डिक्लाइन होगा उनके हैबिटेट में तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसका भी लॉस होगा, जिसकी वजह से जो प्रे, नंबर ऑफ़ प्रे का क्वांटिटी था या जो नंबर ऑफ़ प्रेज थे वो कम हो गए हैं फॉर एनिमल्स टू हंट। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल का एक्सपेंशन, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज़ हमने फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, जिसकी वजह से भी हमारे पास बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एलिफेंट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं गांव में आके, विलेजेस में आके उनके क्रॉप्स को। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है कि जो अर्बन एरियाज़ के अंदर लेपर्ड्स आ जाते हैं। बहुत बारी हमने ऐसे न्यूज़ में देखा है या वीडियोज़ वायरल होते हैं जहाँ पर लेपर्ड्स जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में घूमते हैं। तो वो सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि हमने लाइक पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमने उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया है, उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से अब वो हमारे एरियाज़ में आते हैं। जो टाइगर्स होते हैं वो लाइफ स्टॉक को अटैक करते हैं, जैसे कि काउज, डॉग्स या फिर किसी के कोई भी पेट एनिमल्स होता है, तो टाइगर्स अगर इन्वेड करते हैं अर्बन एरियाज़ में तो वो हमारे लाइफ स्टॉक को ही अटैक करते हैं। उसके बाद आते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट्स होता है इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। कुछ हमारी जो ह्यूमन लाइफ्स हैं या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हो जाता है इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। और जो कि रिटेलिएटरी किलिंग होती है एनिमल्स की, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए ह्यूमंस एनिमल्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं, एनिमल्स को मार देते हैं, तो और उसको नाम दे देते हैं कि हमें अपने आप को बचाना था, तो और क्या ही करते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि लाइक हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पर ऐसे इन्वेजन होता है फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बायोलॉजिकल इन्वेजन। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब भी कोई नॉन नेटिव स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन होता है या उसको लाया जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारी नेटिव बायोडाइवर्सिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्म हो जाती है। क्योंकि लाइक किसी और जगह से जब हम कहीं और किसी और को लेके जाते हैं तो उससे भी बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो सेम होता है हमारा वाइल्ड लाइफ में, बायोलॉजी में, कि हमारे जो भी नॉन नेटिव स्पीशीज़ हैं जब वो एंटर कर जाते हैं ना पर्टिकुलर रीजन जहाँ की वो है भी नहीं, तो वहाँ पे वो नेटिव जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं उनको, नेटिव स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। अब ये होता कैसे है कि जो एक तो होता है कि इंटेंशनल इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि जानबूझ के ऐसी चीज़ों को लाया जाता है फॉर ह्यूमन सेल्फिश, अपना लाइक सेल्फिशनेस को पूरी करने के लिए, कि ऑर्नामेंट्स के लिए। ऐसे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, या फिर एग्रीकल्चर में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पीशीज़ को लाया जाता है जिसकी वजह से जो नेटिव स्पीशीज़ होती हैं ना उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली कोई इंट्रोडक्शन हो जाता है ट्रेड की वजह से या फिर ट्रांसपोर्ट की वजह से, कि हमारे ट्रेड के टाइम पे कुछ आ गया है हमारे साथ, कोई प्लांट या कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल होते हैं, या फिर कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो बहुत रैपिड ग्रो करती है, तो वो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे लाइक नेटिव उसमें आ जाती है।
अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो भी हमारी इन्वेजिव लाइक स्पीशीज़ होती हैं उसमें उनका बहुत रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि उनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है। उनको कोई भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं मिलता है जब वो दूसरे नेशन में जाते हैं या फिर दूसरे लाइक बायोडाइवर्सिटी में एंटर करते हैं, क्योंकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो भी प्रे के लिए ढूंढ जाते हैं उनको लाइक अपना पता होता है कि वो स्टार्टिंग से क्या उनको लाइक वो क्या लेते हैं, क्या किसके चीज़ के ऊपर फीड होते हैं। बट अगर कोई लाइक न्यू स्पीशीज़ आएगी तो उनको वो लाइक देखेंगे भी नहीं और उनको लाइक खाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। या फिर थर्ड पॉइंट होता है कि वो बहुत ज़्यादा ना नेटिव स्पीशीज़ को हर चीज़ के लिए compete करते हैं, चाहे वो सनलाइट हो, वाटर हो, स्पेस हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें जब compete करते हैं इतना हाई लेवल पे, तो जिसकी वजह से हमारी नेटिव स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हार्म होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि इन्वेजिव स्पीशीज़ कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास लिटाना कैमेरा है जो फॉरेस्ट में मिलता है। पैर्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस है जो कि एक बहुत हार्मफुल वीड है। वीड होता है जो वाइल्ड ग्रास होती है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं। एक हमारे पास होता है वाटर हियासिन जो कि वाटर बॉडीज़ को ना चोक कर देता है, लाइक उसका जो भी स्पेस ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी होता है उसकी वजह से वो पानी का सरफेस को बहुत ज़्यादा चोक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा हार्म होती है, क्योंकि उनके पास तक ना ऑक्सीजन पहुंचता है सही से और ना ही उनके पास कोई भी फूड या फिर सनलाइट पहुंचती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है ना कि धीरे धीरे जो हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो ये इन्वेजिव जो स्पीशीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं फॉर आर नेटिव स्पीशीज़। इसका इम्पैक्ट क्या होता है इन्वेजिव स्पीशीज़ का, कि यहाँ पर जो नेटिव स्पीशीज़ है ना उनका क्वांटिटी गिरता रहता है, उनका नंबर डिक्रीज़ होता रहता है, या फिर वो इकोसिस्टम्स को छोटा करते रहते हैं, ऑल्टर कर देते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा लाइक स्पेस नहीं होगा फॉर आर नेटिव स्पीशीज़ तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो इकोसिस्टम है उनका साइज़ स्मॉल होता रहेगा। उसके बाद इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, क्योंकि जो नेटिव स्पीशीज़ हमें इकोनॉमिक वैल्यू दे रही थी, अब हमारे पास नॉन नेटिव स्पीशीज़ की वजह से वो इकोनॉमिक वैल्यू का लॉस हो रहा है, उसका डिक्रीज़ हो रहा है। अब बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जो कि है करंट मास एक्सटेंशन क्राइसिस। यानी कि इसका क्या मतलब है कि अभी हमारा जो अर्थ है वो कौन से मास एक्सटेंशन साइकिल के फेस कर रहा है। तो जो हमारा अर्थ है वो अभी सिक्स्थ मास एक्सटेंशन पर है, जो कि हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है और कोई रीज़न नहीं है। इसका मेजर जो रीज़न है कि हम सिक्स्थ मास एक्सटेंशन तक पहुंच गए हैं वो है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं एक्सटेंशन क्राइसिस के, कि क्लाइमेट चेंज होता है बहुत रैपिडली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर पोल्यूशन। दूसरा होता है कि हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है डिफॉरेस्टेशन या फिर इन्वेजन की वजह से। पोल्यूशन की वजह से हमारा जो है एक्सटेंशन क्राइसिस होता है, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि इतना ज़्यादा ग्रीड और इतना ज़्यादा सेल्फिश होने की जब हो जाता है इंसान तो वो लाइक बहुत ओवर एक्सप्लॉइट कर देता है चीज़ों को, जिसकी रीगेनिंग कैपेसिटी नहीं होती है एंड वो धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाते हैं। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि बहुत सारे जो थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ हैं ना वो भी एंडेंजर्ड हैं इंडिया के या फिर वर्ल्ड के अंदर। अर्थ के ऊपर बहुत थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ हैं जिनको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है, और एक्सटेंशन रेट जो है ना वो इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है, जो कि हमारा नेचुरल रेट था उससे। लाइक होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक नेचुरल रेट होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ इतने टाइम बीइंग के लिए ही रहेगी अर्थ पे, एंड उसके बाद वो एक्सटेंट हो जाएंगे ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, नेचुरल सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो यहाँ पर एक्सटेंशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो एम्फीबियंस का रेट है ना वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी में लॉस होता है, हमारी फूड चेन्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। और ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना जो इसका लॉस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर एक बार जेनेटिक डाइवर्सिटी एक्सटेंट हो गई ना तो आप उसको दोबारा से नहीं ला सकते हो। एक्सटेंट हो गई तो लाइक हो गई, अब वापस से नहीं आ सकती। तो ये बहुत ऐसे मेजर कॉजेज़ हैं और उसके बाद इम्पैक्ट्स हैं कि किस किस वजह से हमारा जो मास एक्सटेंशन है वो होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अभी हमारे इस टॉपिक लाइक इस यूनिट में 2 टॉपिक्स बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड इट इज़ ऑल्दो लेंदी लाइक यूनिट, बट आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
जिससे कि मैं भी मोटिवेटेड फ़ील करूँ एंड आगे आपको और सिंपल सिंपल लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, थैंक यू।